नमस्कार मित्रों। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। दरअसल कल मैं पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी पत्रकारों का पॉडकास्ट सुन रहा था, उनके कुछ विचार सुन रहा था, उनके चैनल देख रहा था। उस पर ये लोग कह रहे थे कि अगर पहलगाम हमले में भारत के पास कोई सबूत था तो भारत को वह सबूत हमको देना चाहिए, न कि सीधे मिसाइल फेंकना चाहिए। ये तो दादागिरी है भारत की, जो भारत ने दादागिरी किया है। उन मूर्खों को ये पता होना चाहिए कि 26/11 मुंबई के हमले में भारत ने न सिर्फ सबूत दिया बल्कि जीता जागता सबूत कसाब हमारे कब्जे में था। कसाब के बयान पर अमेरिका में रिचर्ड हेडली उर्फ यासीन दाऊद गिलानी गिरफ्तार हुआ और पाकिस्तानी सेना का मेजर जो डॉक्टर था तहूर हुसैन राणा, जो अभी भारत के कब्जे में है, जो अभी मोदी जी उसको अमेरिका से पकड़ कर लाए, वह भी गिरफ्तार हुआ। उन्होंने पूरा बयान दिया कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना ने 26/11 हमले की प्लानिंग किया और उसमें जकीर हुसैन लखवी का नाम और 3-4 और बड़े बड़े आतंकवादी, सबका नाम उसमें है। और सबसे बड़ा जो उसमें आतंकवादी है वह तो दाऊद इब्राहिम है। एक मिनट यार, मैं और सबसे बड़ा आतंकवादी इसमें हाफिज सईद था। हाफिज सईद के सारे सबूत आ गए। कसाब ने बाकायदा बोला, नार्को टेस्ट भी है उसका, कि वही मुरीदके के कैंप पर पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने ट्रेनिंग दिया। उसमें जनरल फैज हमीद का भी नाम लिया। अब पाकिस्तान ने इस पर क्या किया? इतने बड़े सबूत के बाद क्या किया? तुम लोगों ने केस चलाने की नौटंकी की। हाफिज सईद को कहा कि भाई हमने केस चला करके उसको हाउस अरेस्ट कर लिया। अब ये बताओ, 260 लोगों के हत्यारे की सजा क्या पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट है? भाई पाकिस्तान में भी वही क्रिमिनल प्रोसीजर है जो भारत में है। वहां भी 302 के तहत सजाए मौत होती है। अब 300 से ज्यादा लोगों के हत्यारों को तुम उसके घर में अरेस्ट करके कहते हो कि हमने सजा दे दिया। तुम कभी भी आतंकवादियों को सजा नहीं देते, इसीलिए भारत को इस बार मिसाइल से जवाब देना पड़ा। क्योंकि पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम है, जिसको घी लगाकर अगर नली में 100 साल भी रखो तो भी सीधी नहीं है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि इसी आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो गया। हिलेरी क्लिंटन जब विदेश मंत्री थी तब वह पाकिस्तान गई थी और वहां उन्होंने मीडिया में पाकिस्तान के नेताओं के सामने, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे और ये सोच कर कि ये सांप केवल पड़ोसी को डसेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये सांप आपको भी डस सकते हैं। और आज वही हो रहा है। जिस तहरीके तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान में लोगों को मार रहा है। और इसी आतंकवाद वाली जो नीति है, पाकिस्तान के जीडीपी का भट्टा आज पाकिस्तान इसी वजह से भिखारी बन चुका है। और इसी आतंकवाद वाला लेकर के पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग भी हो चुका है और बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा। तो जब तक आप आतंकवाद को, और इसका भी मैं आपको बताऊं पूरी बात, ये अयूब खान से लेकर के जनरल मुशर्रफ तक के जितने भी सैनिक शासक थे, इन लोगों ने ही प्लानिंग किया था कि कश्मीर को तो हम भारत से सीधी लड़ाई में ले नहीं सकते, तो क्यों ना हम आतंकवादी वहां पर भेजें। और ये लोग 1947 से ही कश्मीर में आतंकवादी भेज रहे हैं। अब ये मूर्ख ये भी नहीं सोचते कि जितना बड़ा क्षेत्रफल कश्मीर का है, उससे 8-10 गुना बड़ा तो बांग्लादेश इसी टसन में तुम्हारे हाथ से निकल गया। अगर तुम 1947 में कश्मीर को भूल जाते तो आज बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं होता
और पाकिस्तान की जीडीपी भी बहुत तेज होती, पाकिस्तान भी एक विकसित देश होता। भारत के साथ अगर तुम एक अच्छे संबंध बनाकर चलते तो आज एक तरक्की तुम्हारे यहां भी होती। एक काफी, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, उनके सबके हमारे साथ संबंध है, ऐसे तुम्हारे साथ भी संबंध अगर होता तो आज पाकिस्तान की इतनी बुरी, आज आटे दाल चावल की लाइन में लोग मर रहे हैं, वो नहीं मरते। लेकिन जब तुम लोगों ने आतंकवाद को ही अपना मुख्य नीति बना दिया तो भारत मिसाइल से जवाब देगा। और भारत ने हमेशा ये चाहा है कि पाकिस्तान के साथ एक अच्छी, एक शांति, एक पड़ोसी की तरह एक रिलेशन बने। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे वह कांग्रेस के प्रधानमंत्री हों या वह बीजेपी के प्रधानमंत्री हों या वह जनता दल के प्रधानमंत्री हों, सबने ये चाहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हों। अटल जी ने भी कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। अटल जी बस लेकर लाहौर गए थे, बदले में पाकिस्तान ने हमको क्या दिया? कारगिल दिया, पीठ में एक छुरा भोंका। फिर उसके बाद से मनमोहन सिंह ने तो पाकिस्तान को काफी मदद किया, $25 मिलियन दिया था बाढ़ आई थी उनके समय में, हर तरह से मदद दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। मतलब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ऐसा होता है कि अगर उस देश से कोई सामान अगर भारत में आता है तो भारत उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा। सोचिए, भारत से अगर पाकिस्तान कोई चीज जाता था तो पाकिस्तान 15% ड्यूटी लेता था, लेकिन मनमोहन सिंह के समय में पाकिस्तान से जितनी भी सामान भारत आती थी तो कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। मतलब पाकिस्तान का दोनों हाथ एकदम घी में था। इतना हमने पाकिस्तान को एक ये सोच करके कि चलो भाई पड़ोसी है, सुधर जाएगा, लेकिन वही है, कुत्ते की दुम है। उसके बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया। ऐसा लगा कि भाई चलो रिश्ते अच्छे होंगे, कम से कम आतंकवाद नहीं होगा, दोनों देश तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। यहाँ तक कि मोदी जी अफगानिस्तान से आ रहे थे तो नवाज शरीफ की पोती की शादी थी, मोदी जी बिना किसी प्लानिंग के आशीर्वाद देने चले गए। एक जस्चर दिखाया उन्होंने, और हमको भी उम्मीद थी कि पाकिस्तान भी उसी तरह का एक जस्चर दिखाएगा, एक कम से कम ये सोचेगा कि भाई अगर कोई पड़ोसी अच्छा रिश्ता रखना चाहता है तो फिर अच्छा रिश्ता रखें। और आप अपने पड़ोसी से खराब रिश्ते करके आप नहीं टिक सकते, आपकी ही बर्बादी होनी तय है। और पाकिस्तान ने उसके बाद हमको क्या दिया? फिर वही पुलवामा का अटैक। पाकिस्तान के उस वक्त के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद में कहा कि पुलवामा अटैक हमने कराया, हमने बहुत शानदार हमला किया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के एक सैनिक अधिकारी का कबूलनामा है, पुलवामा अटैक हमने बहुत अच्छी तरीके से किया, हमने आम आदमियों को नहीं मारा, हमने वहां के सैनिकों को मारा। तो आप अगर खून खराबा करोगे तो भारत कब तक आपको चिट्ठी लिखेगा कि भाई आप आतंकवाद पे कार्रवाई करिए? भारत का भी एक धैर्य की सीमा होती है, क्योंकि हमने 1947 से लेकर के 2025 तक सब कुछ करके देख लिया और पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। यहां तक कि ईरान ने भी अभी पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल गिराए थे, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान के आतंकवादियों से त्रस्त हो चुका है, क्योंकि ईरान में भी आतंकवादी भेज रहा है। और दुनिया में कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना होगी उसका लिंक पाकिस्तान से निकलेगा। 9/11 जो अमेरिका पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, ओसामा बिन लादेन ने तो केवल एग्जीक्यूट किया था, पैसे का इंतजाम किया था। असली प्लानिंग खालिद शेख मोहम्मद ने किया था, जो पाकिस्तान का था। पाकिस्तान से उसको गिरफ्तार किया गया। और कोई भी आतंकवादी होगी, घटनाएं होंगी। एक पाकिस्तान की ही लड़की थी आफिया सिद्दीकी, जो अमेरिका में आजीवन कारावास, मतलब जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक का कारावास मिला हुआ है। वह एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी अमेरिका में, और
वो इतनी इंडिया पाकिस्तान आती रहती थी क्योंकि वो पाकिस्तान की मूल निवासी थी। तो उसका पाकिस्तान के मौलवियों ने उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया जब उनको पता चला कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। उसके बाद उसने आतंकवादियों को छोटे छोटे न्यूक्लियर बम देने का प्लानिंग किया और उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी और अमेरिका की एफबीआई उस पर नजर रख रही थी। और वो लेडी, इतना उसको लेडी अलकायदा के नाम से कहा जाता, उसको मतलब अब तक की महिला आतंकवादियों में सबसे खूंखार आतंकवादी थी। वह इतनी हाई, इतनी इस लेवल तक वो आतंकवादी बन चुकी थी कि उसने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और पाकिस्तान आकर के, उस वक्त अफगानिस्तान में एक आतंकवादी था अलकायदा का, उसने एक अलकायदा के आतंकवादी से शादी कर ली। वो इस हद तक वो आतंकवादी बन चुकी थी। आप लोग आफिया सिद्दीकी उर्फ लेडी अलकायदा के बारे में गूगल पर सर्च करिए। जबकि वह एमआईटी से पीएचडी थी और न्यूक्लियर साइंस में उसने काफी डिग्री हासिल की थी और अमेरिका की जो न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा विभाग है उसमें वो बहुत बड़े पद पर थी। मतलब पूरा परमाणु बम बनाने का पूरा प्रोसीजर उसको मालूम था। वह और उसको यूरेनियम रखने का राइट्स मिला हुआ था क्योंकि वह साइंटिस्ट थी और वह ऑफिस से अपने लेबोरेटरी से यूरेनियम इकट्ठा कर रही थी आतंकवादियों को देने के लिए। और वह अलकायदा के लिए एटम बम, एक छोटा सा परमाणु बम बना रही थी। अब आप सोचिए कि अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती, और वो इतनी कट्टर थी कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तब उसने एक अमेरिकी सैनिक के कमर में से रिवॉल्वर निकाल करके उसने फायरिंग किया और 2 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया था। हालांकि क्योंकि उसका मामला टेक्सास के कोर्ट में चला तो अमेरिका के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होता है। कुछ राज्यों में मौत की सजा पाबंदी है, तो टेक्सास में मौत की सजा नहीं है, अदरवाइज उसको सजाए मौत मिलती अगर किसी दूसरे स्टेट में उसका मामला चला होता। तो ये सारे आतंकवादी मामले पाकिस्तान से ही, क्योंकि वहां की सरकार इनको पालती है, इनको पोसती है और ये इनकी नीति शुरू से रही है, ये लोग पैसे ऐंठते हैं। अब आप सोचिए डेनियल पर्ल को कहाँ मारा गया? पाकिस्तान में मारा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का पत्रकार था। आप उसका गला मतलब लाइव उसका गला काटा गया, लाइव गला काटा गया पाकिस्तान के अंदर। और पूरे वर्ल्ड का जो भी आतंक, मतलब एक एपी सेंटर है पाकिस्तान। और इसीलिए पाकिस्तान को अब जो ये नया भारत है, मोदी का भारत, ये जान चुका है कि पाकिस्तान को डोजियर से नहीं सुधारा जा सकता, उसको डोज देना पड़ेगा, डोज। क्योंकि पाकिस्तान वो बार बार धमकी दे रहा था कि हमारे पास एटम बम है। मनमोहन सिंह डरपोक थे, कांग्रेस डरपोक थी, कायर थी, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने सोचा कि भाई कब तक हम इसकी ब्लैकमेलिंग सहेंगे, सीधे ब्रह्मोस मिसाइल दाग दिया। पहले मिसाइलों से सारे आतंकवाद के अड्डे खत्म किए गए। कुल 14 अड्डों को खत्म किया गया, जिसमें बहावलपुर का था, मुरीदके का था, सियालकोट के पास का है, पाक अधिकृत कश्मीर जो पीओके है वहां पर 4-5 बड़े बड़े अड्डे थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ये ड्रोन खेला तो फिर भारत ने दोबारा डोज दिया और जो दूसरा डोज दिया वह इतना हैवी डोज था कि पाकिस्तान उसको लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उनके करीब करीब, एक तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला प्लेन होता है वो गया, F-16 उनके 4-5 गए, JF-10 गए। सारे सैटेलाइट की तस्वीरें हैं उनकी, मियांवाली से लेकर के, नूर खान एयरबेस से लेकर के, रहीम यार खान से लेकर के, सारा एयरबेस, मिलिट्री बेस हमने खत्म किया। अब आप ये सोचिए कि स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर लेवल तक के अधिकारी मारे गए। एक तरफ पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि विंग कमांडर उस्मान अपनी जहाज में बैठने जा रहे थे तब मारे गए, दूसरी तरफ कह रही है हमारा जहाज नष्ट नहीं। अरे भाई, अगर जहाज के अंदर बैठा इंसान मारा गया तो क्या उसका जहाज को नुकसान नहीं हुआ होगा? तुम लोग किसको मूर्ख बनाते हो यार? जहाज के अंदर बैठा व्यक्ति अगर खत्म हो जाए तो इट मीन्स कि उसका जहाज खत्म हुआ। तो तुम लोग अब अगर दोबारा कभी आतंकवाद भारत में करोगे तो ये नया भारत है, ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो भारत कर रहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। सिंधु जो समझौता था उसमें पहली शर्त यह थी कि यह समझौता एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। तो जब तुम एक सौहार्दपूर्ण, एक दोस्ती जैसा वातावरण नहीं बना रहे हो तो पानी भूल जाओ। अभी सतलुज का पानी हमने बंद कर दिया। चेनाब का जो डैम है करीब करीब 55% कंप्लीट हो गया है। अभी 24/7 काम चल रहा है। 2027 तक चेनाब डैम भी पूरी तरह से बन जाएगा। चेनाब भी हम तुम्हारे यहाँ सुखा देंगे। उसके बाद से झेलम पर 3 परियोजनाएं हमारी चल रही हैं, फिर झेलम भी हम तुम्हारे यहाँ सुखा देंगे। रही बात सिंधु नदी की, तो 2 बड़े जलाशय बन रहे हैं। सिंधु नदी पर पहले से ही डैम है, सिल्ट निकाला जा रहा है। अभी हमने केवल 30% या 40% सिंध का पानी बंद कर दिया है। तुमने कहा है ना कि वार डिक्लेयर माना जाएगा, हिम्मत है तो कुछ करके दिखा दो। भारत पानी बंद कर दिया है। तुम्हारे यहाँ की जमीनें हम बंजर कर देंगे। तुम भूखे मरोगे, भूखे मरोगे। अभी तो तुम्हारा जो ये चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट है उसको लेकर के तुम्हारे यहाँ दंगा हुआ है। जब पूरा का पूरा सिंध बंद हो जाएगा तब देखो तुम्हारा क्या हाल होगा, क्योंकि तुम लोगों को साथ में रहना नहीं आया। और तुम्हारे रिश्ते किसके साथ ठीक है? अफगानिस्तान तो कट्टर मुस्लिम देश है। तुम्हारे रिश्ते, तुम उनके साथ भी तुम्हारी लड़ाई है। जब तालिबान अफगानिस्तान में आया था तो सबसे पहले वहां कौन गया था? ठीक उसी दिन जनरल फैज हमीद गया था। ऐसे चाय का प्याला पी करके भारत पर तंज कस रहा था, टी इज फैंटास्टिक। अब आज कह रहे हो कि टी इज नॉट फैंटास्टिक। तुम्हारी सारी मीडिया जहर उगल रही थी कि अब भारत को सबक मिलेगा, भारत को नुकसान होगा। अब बल्कि जो हामिद मीर तो यहां तक कहा था कि अब ये तालिबान वाले भारत से कश्मीर छीन के हमको देंगे। तुमने तो उनके साथ भी रिश्ते खराब किए। ईरान भी एक मुस्लिम देश है, 100% मुस्लिम देश है। वो अभी तुम्हारे ऊपर मिसाइल फेंक रहा है। तुम्हारे रिश्ते उनके साथ भी ठीक नहीं है। चाइना के साथ क्या रिश्ते हैं? चाइना के तो तुम गुलाम हो, तो गुलाम और मालिक के बीच में बराबर का रिश्ता होता ही नहीं है। वहां तो मालिक जो ऑर्डर करेगा वो तुमको मानना पड़ेगा। तो चाइना के साथ रिश्ते क्या? चीन का तुम गुलाम हो भाई। इंडिया के साथ तो भूल जाओ, चलो भाई इंडिया है। बाकी तुम्हारा किस पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता है? और चलो, जो वर्ल्ड में जो तुम्हारा कोई पड़ोसी नहीं है, सऊदी अरब क्या कर रहा है? तुमको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट कर रहा है। यूएई ने तुमको वीजा देना बंद कर दिया। तुर्की तो तुम्हारा अच्छा दोस्त तुम लोग कहते हो। तुर्की भी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करता है, क्योंकि ये पाकिस्तानी वहां जा करके सेल्फी कैमरा करके तुर्की की लड़कियों की वीडियो और तस्वीर अपने उसमें करते हैं, मोबाइल में करते हैं। तुम लोग की सोच इतनी घटिया है कि तुर्की भी तुमको डिपोर्ट कर रहा है। तो याद रखना कि जो दोस्ती का जो रिश्ता होता है वह ऐसा नहीं होता है कि एक देश ठीक से दोस्ती का रिश्ता निभाए और तुम हमारे देश में आतंकवाद फैलाते रहो। और रही बात ये, जो तुम बलूचिस्तान पर, जो भारत पर जो घटिया आरोप लगाते हो, तो मूर्खों ये बताओ, क्या बलूचिस्तान की सीमा भारत से मिलती है? क्या हम इंडिया से बलूचिस्तान में ऐसे ही आतंकवादी भेज देंगे? कश्मीर की सीमा तो भारत से मिलती है, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। तो भारत कैसे बलूचिस्तान आतंकवादी भेजेगा? तुम्हारे अंदर कुछ तो एक सेंस होना चाहिए। बलूचिस्तान तुम्हारी वजह से जल रहा है। तुम लोग उनके मर्दों को गायब कर रहे, बलोचों पर जुल्म कर रहे हो। अभी कल 45 बलोचों को तुम लोगों ने गायब किया, तो क्या ये बलोच के लोग शांत बैठेंगे? उन्होंने हथियार उठा लिया है तो तुम्हारी वजह से हथियार उठाया है, क्योंकि तुम्हारा जो पंजाब प्रांत है वहां के लोग वहां जाकर अत्याचार करते हैं। और ये कुलभूषण कुलभूषण जो तुम चिल्लाते हो, तुम लोगों ने कुलभूषण को ईरान से किडनैप किया है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो इसीलिए
अगर आतंकवाद फैलाओगे तो भारत तुमको करारा जवाब देगा। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। ठीक है मित्रों, नमस्कार।